मूवी की शुरुआत में क्लास में बैठा हुआ टीचर, जिसका नाम मार्टिस होता है, अचानक बच्चों की तरफ देखने लगता है जो बाहर देखकर आपस में कानाफूसी कर रहे होते हैं। अब मार्टिस डरे हुए बच्चों से पूछने लगता है, आखिर हुआ क्या है, तुम सबका चेहरा पीला क्यों पड़ गया है। तब बच्चे राज खोलते हैं कि शायद फिर से भूकंप आया है और शहर का ज्यादातर हिस्सा समुद्र में डूब गया है। ये सुनते ही मार्टिस अपना मोबाइल निकालता है और न्यूज देखकर कंफर्म करना चाहता है, पर वहीं उसे मालूम पड़ता है कि उसका मोबाइल नेटवर्क तो गायब हो चुका है। वहीं मार्टिस को आइडिया आता है कि बच्चों के माता पिता से कुछ कंफर्म खबर ले ले, लेकिन वो भूल जाता है कि मोबाइल नेटवर्क तो पहले ही गायब थे। अब पूरी क्लास डर के साए में एक उम्मीद से मार्टिस की तरफ देखती है कि वो बाहर जाकर कुछ खबर ले आए। बच्चों की आंखों में उम्मीद देखकर मार्टिस अपनी कार से बाहर निकल जाता है, पर बदकिस्मती से ट्रैफिक में फंस जाता है क्योंकि पूरे शहर का ट्रैफिक सिग्नल भी फेल हो चुका था। आगे दिखाते हैं कि कार में से ही मार्टिस की नजर बैंक के ऊपर लगे एक बोर्ड पर जाती है जिस पर लिखा था शहरवासियों का शुक्रिया 39 साल से भरोसा करने पर, और नीचे लिखा था चक। कुछ देर बाद पूरी दुनिया से खबरें आने लगती है कि सुनामी, भूकंप और कुदरती कहर ने दुनिया का आधा हिस्सा निगल लिया है, जिससे लोगों में दहशत है। उधर मार्टिस की एक्स वाइफ फेलिसिया को दिखाया जाता है जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है क्योंकि वो अपने स्टाफ को इस आफत के बाद काम का लोड बढ़ जाने से आत्महत्या करते हुए खो चुकी है। वो रिलैक्स के लिए वॉशरूम जाती है और वहां भी रेडियो पर इस कुदरती कहर की खबर सुनकर दुखी हो जाती है। इन सबके बीच डॉक्टर चक को अब भी लोगों का धन्यवाद कहते हुए देखा जाता है। उस रात फेलिसिया मार्टिस को कॉल कर माफी मांगती है और फिर से साथ रहने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि इस हालात में अपनों का साथ बहुत जरूरी हो गया था। वो कहती है उसके साथ वाले भी अपने परिवार के साथ रहने चले गए हैं। वहीं मार्टिस भी अपनी गरीबी का रोना रोने लगता है। इस बीच बातों में फेलिसिया मार्टिस को डॉक्टर चक के एड के बारे में बताती है, जहां मार्टिस कहता है वो सेल्फिश आदमी है जो इन हालातों में भी अपना प्रचार कर रहा है। हालांकि वो दोनों चक को जानते भी नहीं है। उनकी बातें खत्म होती है और मार्टिस टीवी में न्यूज देखता है, पर मोबाइल की तरह टीवी के नेटवर्क गायब होते हैं। मार्टिस खाली स्क्रीन को देख ही रहा होता है कि अचानक चक का एड चलने लगता है जिसमें एक आदमी 39 साल पूरे होने पर शुक्रिया वाला ही मैसेज देता है। जैसे ही एड खत्म होता है नेटवर्क फिर से गायब हो जाते हैं। आगे दिखाते हैं जब सुबह मार्टिस स्कूल के लिए निकलता है तो उसका पड़ोसी अपनी कार से जाने के बजाय उसे खड़ी कर रहा होता है। मार्टिस रीजन पूछता है तो बताता है सड़क पर एक इतना बड़ा गड्ढा हुआ कि जो सैकड़ों गाड़ियों को निगल गया है, और वो दुनिया की तबाही के बारे में पूरी कहानी मार्टिस को बताता है, जिसमें खाली कैलिफोर्निया का ही 10% हिस्सा बचा है। अब मार्टिस पैदल ही स्कूल जाने की सोचता है जिससे वो दोपहर तक ही स्कूल पहुंच पाएगा। इसी बीच मार्टिस अपने पड़ोसियों को काम से लौटते देखता है और समझ जाता है कि गड्ढे की वजह से ये सब अपने कामों पर नहीं जा पाए हैं। तभी मार्टिस फेलिसिया की एक दोस्त से फोन कर चक वाले ऐड के बारे में पूछता है, पर उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। साथ ही आते जाते लोग गमगीन नजर आते हैं तो मार्टिस का पड़ोसी कहता है सब लोग इस हादसे से टूट चुके हैं, और साथ ही कहता है इससे पहले सभी लोग दंगे में फंसे थे और अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार को झुकाना चाहते थे, लेकिन अब तो अपनी मौत की बारी का इंतजार कर रहे हैं बस। इसी बीच थैंक्स चक आसमान पर लिखा दिखाई देता है। आखिर ये चक है क्या, इसका राज बाद में खुलेगा। उधर दीवारों पर भी फेलिसिया को थैंक्स चक के कार्टून नजर आते हैं। फेलिसिया जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां स्टाफ के साथ साथ मरीज भी गायब होते हैं, पर वेंटिलेटर पर धड़कने नजर आती हैं, जबकि पलंग खाली होते हैं। ऐसा लगता है सारे हार्ट बीट एक ही आदमी के हों। उधर मार्टिस टीवी पर कुछ देखने की कोशिश करता है पर नेटवर्क नहीं होते हैं। वो परेशानी में फेलिसिया को कॉल मिलाता है तो उसका मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर होता है। अब मार्टिस हॉस्पिटल जाने का फैसला करता है। रास्ते में जाते हुए मार्टिस को उसका दोस्त सैम मिलता है। वो उससे चक के बारे में पूछता है आखिर ये है कौन, लेकिन सैम को भी कुछ नहीं मालूम होता है। अब वो साथ साथ ही चलने लगते हैं, पर सैम कुछ देर चलकर बेंच पर बैठ जाता है और मार्टिस को अकेले ही आगे जाना पड़ता है। शाम होने तक मार्टिस फेलिसिया की कॉलोनी में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात आयरिस से होती है जो स्केटिंग कर रही होती है। वो फेलिसिया के बारे में पूछता है तो आयरिस फेलिसिया की तारीफ तो करती है, पर उसे नहीं मालूम था वो कहाँ है। इसी बीच पूरे मोहल्ले की लाइट गायब हो जाती है और चक के विज्ञापन चमकने लगते हैं। सब कुछ डरावना लगने लगता है। मार्टिस आयरिस को घर में जाने की कहता है। अब फिक्र में मार्टिस दौड़ता हुआ फेलिसिया के पास पहुंच जाता है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसी दौरान मार्टिस चक के एड के बारे में पूछता है। फेलिसिया बताती है कि चक तो उसके घर में ही है और ये सब क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उधर दिखाते हैं 39 साल का चक वेंटिलेटर पर लेटा है। वहीं उसकी बीबी जीनी और बेटा ब्रायन भी साथ होता है, जो जानते हैं चक मरने वाला है। दूसरी तरफ मार्टिस और फेलिसिया हाथ में हाथ डाले प्यार के पल बिताते हुए टहल रहे होते हैं। उसी समय पूरे शहर की लाइट गुल हो जाती है और आसमान जगमगाने लगता है।
तारों से भरे आसमान से अचानक तारे गायब होने लगते हैं। कुछ देर में ग्रह भी गायब हो जाते हैं और तो और एक बचा तारा भी गायब हो जाता है। उधर जीनी और ब्रान चक को शानदार 39 वर्ष कहते हुए अलविदा कह देते हैं और चक मौत की आगोश में सो जाता है। इधर मार्टिस जैसे ही फेलिसिया से कहना चाहता है कि वो उससे प्यार करता है, तभी अंधेरा गप हो जाता है और दुनिया खत्म हो जाती है। आखिर ये चक था कौन और ये मौत का राज क्या था, जानने के लिए हमें मूवी 9 महीने फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां टेलर नाम की लड़की होती है जो एक रिकॉर्ड स्टोर में नौकरी करती है। उसे संगीत इतना पसंद था कि अपना हुनर दिखाने के लिए चौराहों पर ही अपना स्टेज लगाकर संगीत बजाना चालू कर देती थी। उसे इसके बदले में मामूली सी टिप मिल जाया करती है। वहीं जैनिस को भी दिखाया जाता है, जो बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद अपसेट मूड में घर जा रही होती है। वो एक बुक स्टोर पर काम करती है, साथ ही डांस की बहुत शौकीन है। इत्तेफाक से चक भी इसी शहर में बैंक में होता है, क्योंकि वो एक बैंक में नौकरी करता है और कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आया हुआ यहाँ चक अकाउंटेंट है। साथ ही अपनी नौकरी से ऊब चुका है, पर अपनी बीवी और बेटे से बहुत प्यार करता है। आगे जब चक टेलर के सामने से सैड चेहरा बनाकर जा रहा होता है, वो एक खुशनुमा धुन बजाने लगती है, जिस पर चक अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाता है। इसी बीच चारों ओर भीड़ लग जाती है। अब जैनिस भी चक का साथ देकर समा बांध देती है। इसी बीच चक को सर दर्द होता है, लेकिन वो चश्मे की वजह मानकर ध्यान नहीं देता है। लोगों को इन तीनों की परफॉर्मेंस से इतना मजा आता है कि टेलर की कैप आज रुपयों से फुल भर जाती है। इसके बाद वो तीनों एंजॉय करने एक कैफे में जाते हैं, जहां चक की हालत देखकर वो दोनों उससे वजह पूछती हैं, पर वो कहता है कि वो ठीक है। आगे दिखाते हैं कि वो तीनों एंजॉय करने के बाद टेलर को अलविदा कहते हैं, जो जाते हुए हमेशा के लिए इसी शहर में उन दोनों को बसने की सलाह देती है। उसके जाने के बाद जैनिस चक को अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। वो तसल्ली देता है सब ठीक हो जाएगा। अब जैनिस के जाने के बाद चक आइरिस को स्केटिंग करते हुए देखता है, साथ ही उस जगह को देखता जहां वो डांस करता था और सोचता है आखिर उसने डांस क्यों छोड़ दिया था, उसे किसने रोका होगा। आगे चक को क्या मालूम था कि वो इतना बीमार हो जाएगा कि डांस तो दूर उठ भी नहीं पाएगा। इसी कश्मकश के बाद अब चक की जिंदगी की कड़ी खुलने लगती है और मूवी सीधी चक के बचपन में चली जाती है, जहां 7 साल का चक अपने दादी और दादा के पास रहता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिसके सदमे में चक के दादा शराबी तो बने ही, साथ ही सिर्फ अपने काम में उलझे रहते और दादी भी अपने सारे शौक खत्म कर देती है। साथ अब खाना भी बाजार का खाने लगे थे। चक अब 10 साल का हो जाता है। घर का माहौल ठीक हो जाता है। दादी भी खाना बनाने लगती है, साथ ही नाचने भी लगती है। यहाँ मालूम पड़ता है कि चक ने अपनी दादी से ही डांस सीखा था। वो बहुत सी फिल्में भी देखते हैं, खासतौर से वो जिनमें डांस होता था। अब चक का घर यही हो गया था, पर उसे छत पर बने कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। हालांकि चक बहुत बार कमरे में जाने की कोशिश करता है, पर कभी भी ताला नहीं खोल पाता है। आगे दिखाते हैं कि चक अपने दादा के साथ एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा होता है। तभी बात बातों में पूछता है, ये कपूला क्या है? कपूला उस कमरे का नाम होता है। दादा चक को बताते हैं कि उस कमरे में इंसान वो देख सकता है जो उसकी इच्छा में होता है, इसलिए उस कमरे को बंद रखा जाता है। हालांकि उसे कितनी ही बार तोड़कर बनाया जा चुका है, लेकिन कपूला हमेशा से यहाँ मौजूद है। लेकिन दादा ने उसे बस कुछ बार ही देखा है। दादा अब ऐसा कुछ बताते हैं जो चक को अंदर तक झकझोर देता है। वो बताते हैं उन्होंने कमरे में उन रूहों को देखा जो मरने के कगार पर होती है। इसी बीच दादी आकर दादा को सामान लेने बाहर भेज देती है। उनके जाते ही दादी चक को दादा की बकवास बातों पर ध्यान न देने की कहती है। अगले दिन चक अपने एक पड़ोसी से पूछता है कि उनके दादा जिन मरे लोगों की बात करते हैं, आखिर वो उन्हें जानते हैं। वो बताता है कि कोई भूत नहीं है। चक के दादा उन्हें मरने से नहीं बचा पाए थे, इसलिए अपने आप को कसूरवार मानते हैं। अब चक को स्कूल में अपने इंग्लिश टीचर के साथ बात करते दिखाया जाता है। चक उनकी पढ़ी गई कविता का मतलब पूछता है। वो बताती है कि इंसान जिंदगी में बहुत इंसानों से मिलता है, दुख और सुख, सेहत है, वह अच्छे बुरे तजुर्बे लेता है। अब ये इंसान के ऊपर है वो किसको अपनी जिंदगी में उतारता है। चक को एहसास होता है कि अगर इंसान मर जाए तो सब उसके साथ ही खत्म हो जाता है। अब हमें समझ आता है कि मूवी के शुरू में दिखाया गया सब चक का अपने दिमाग में बनाया गया काल्पनिक रूप था। असल में कुछ ऐसा था ही नहीं, इसलिए चक की मौत के साथ ही सब खत्म हो गया था। यहाँ तक कि मार्टिस भी चक की काल्पनिक दुनिया का एक हिस्सा था। असल में मार्टिस चक का ही टीचर था। कुछ दिन बीत जाते हैं और दादी की ग्रोसरी स्टोर में जाने से मौत हो जाती है। अब दादी के अंतिम संस्कार के बाद दादा और भी गम में शराब का आदी हो जाता है। वहीं चक को शक होता है और वो ग्रोसरी स्टोर में जाकर दादी की मौत का कारण पूछता है, जहां एक लेडी बताती है उनका पैर फिसल गया था। बस कुछ ठोस सबूत न मिलने पर चक घर पर आकर सोते हुए दादा से चाबी चुरा लेता है और कपूला का ताला खोल देता है, पर वो अंदर जा पाता उससे पहले दादा आकर उसे खींचकर फेंक देता है
और दरवाजा बंद करते में अंदर कुछ ऐसा देखता है जो उसे हिला कर रख देता है। हालांकि दादा हिम्मत से दरवाजा बंद कर देता है और रोते हुए चक को गले लगा लेता है। हालांकि चक पूछता है उन्होंने अंदर क्या देखा, पर दादा उसकी बात को नजरअंदाज कर कसकर गले लगा लेते हैं। अगले दिन चक को मालूम पड़ता है कि स्कूल में एक डांस क्लब है। वो दादी की याद में डांस क्लब ज्वाइन कर लेता है, जिससे टीचर बहुत खुश होती है। अब चक की जोड़ी कैट के साथ बना दी जाती है, लेकिन वो चक से बड़ी थी, पर चक उस पर लट्टू हो जाता है और दादी के सिखाए स्टेप्स उसे सिखाने लगता है। पर चक को मालूम पड़ता है कैट का तो पहले से ही प्रेमी है। अब एक इवेंट के लिए टीचर उसे डांस के लिए नए जूते देती है। यही चक सोचता है वो एक बड़ा डांसर बन सकता है, लेकिन उसे क्या मालूम था दादा चक को एक अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है डांसर केवल घर चला सकता है, अपनी जिंदगी को अच्छा और बेहतर नहीं बना पाएगा। चक की जिद पर दादा कहता है कि गणित भी एक कला है और पूरे ब्रह्मांड में गणित मौजूद है, बस पहचानने वाला होना चाहिए। अब चक अंदर से निराश इवेंट में कैट के साथ नाचने से ये कहकर मना कर देता है कि उसके पैर में दर्द है। हालांकि टीचर चक के बहाने को पहचान लेती है और कहती है उसे कैट से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब चक उदास होकर खुले मैदान में चले जाता, जहां वो आसमान को चमकता हुआ देखता है और तारों को एक दूसरे से मिलकर चमकते हुए भी वो रिलैक्स होता है और अंदर आकर कैट के साथ डांस करता है। उनका डांस इतना शानदार होता है कि बच्चों की भीड़ लग जाती है। इतना परफेक्ट डांस करने पर बच्चों की तालियां गूंज पड़ती है और इसी खुशी में चक कैट को किस कर बैठता है। ये देखकर कैट का आशिक नाराज हो जाता है। अब 5 साल बीत जाते हैं और चक जवान हो जाता है, पर एक दिन चक के दादा को अचानक दिल का दौरा पड़ता है, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। पर चक को ताज्जुब तो तब होता है जब कब्रिस्तान का मैनेजर ये बताता है कि दादा ने कफन दफन का सारा पेमेंट पहले ही कर दिया था, जैसे उन्हें मालूम हो वो मरने वाले हैं। अब चक अकेला हो जाता है और उसके नाना नानी भी उसके साथ रहने आ जाते हैं। दादा चक के लिए भी रकम छोड़ गए थे, जिससे वो एक बड़ा अकाउंटेंट बन सके। और कुछ साल बाद चक की जेनिश से शादी हो जाती है और वो अब इसी घर में रहने लगते हैं। चक अब घर का मालिक था और उस कमरे की चाबी लेकर आज कपूला का राज जानने के लिए अंदर चले जाता है, जहां हमें मालूम पड़ता है उन लोगों को मौत की झलक दिखती है, वो कब मरेंगे। दादा को भी ये सब दिख गया था और चक को भी दिख गया, पर दादा टूट गए और चक मजबूत बन गया और लाइफ को एंजॉय करने लगा। इसी के साथ यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलता हूँ एक और मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।